Hi everybody. So, have you ever heard this term stroke? कि स्ट्रोक से जान चली गई, मर गए, और कि उसे पैरालिसिस हो गया स्ट्रोक की वजह से, या उसका पैर अब काम करना उसने बंद कर दिया स्ट्रोक की वजह से। अगर आपने सुना है एंड यू वांट टू नो व्हाट इज़ द स्ट्रोक, देन यू आर एट द राइट प्लेस। हाय, आई एम साक्षी। तो हम पहले बात करेंगे कि स्ट्रोक क्या होता है और उसके बाद ये कैसे होता है, क्या इसके लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे लेट मी टेल द डेफिनेशन फर्स्ट। स्ट्रोक इज द सडन फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ड्यू टू द पार्ट ऑफ ब्रेन लूजिंग इट्स ब्लड सप्लाई। क्या मतलब है इसका कि अचानक से अगर ब्रेन के किसी पार्ट में ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है तो उसकी वजह से स्ट्रोक की प्रॉब्लम आती है। नाउ कि हमें अब जैसे हर 2 सेकेंड में कोई ना कोई इंसान हमारे वर्ल्ड में स्ट्रोक वो कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। एंड नॉट जस्ट दैट, every 6 person 1 person would have stroke in their lifetime। ना स्ट्रोक कब होता है कि जब हमारे ब्रेन तक या तो हमारी ऑक्सीजन बंद हो जाए या पहले से रिड्यूस हो जाए जो नॉर्मल अमाउंट है उससे। तो उस कंडीशन में ना तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिल पाएगी सही से और ना ही न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे, और बिना न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन के हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है कुछ ही मिनट्स में और वो मरने लगता है। स्ट्रोक की जब O2 और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो हमारे सेल्स ख़त्म हो जाते हैं और इस वजह से हमें प्रिवेंटेबल डिसीजेस और डिसेबिलिटीज़ तक हो जाती हैं, एंड समटाइम्स इट इवन लीड्स टू डेथ। नाउ समवन एक्सपीरियंसिंग अ स्ट्रोक, ही नीड्स अ क्विक मेडिकल केयर विच कैन हेल्प टू अवॉइड दिस परमानेंट डैमेज दैट कुड हैव हैपेंड। नाउ अब स्ट्रोक क्या होता है और ये कैसे हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। हमारा ब्रेन हमारी बॉडी का सिर्फ 2% मास बनाता है। इवन आफ्टर जस्ट बीइंग 2% मास ऑफ बॉडी, इट नीड्स 20% ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द बॉडी। नाउ अभी से ब्लड में से 20% ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन हमारी कैरी करता है ब्रेन तक ब्लड कुछ आर्टरीज की वजह, मतलब थ्रू सम आर्टरीज। दे आर वर्टिब्रल आर्टरी एंड कैरोटिड आर्टरी। वर्टिब्रल क्योंकि हमारी वर्टिब्रा है पीछे, यू कैन कनेक्ट द वर्ड्स। वर्टिब्रल हमारी बैक साइड ऑफ द हेड को सप्लाई करती है एंड कैरोटिड आर्टरी सप्लाइज द फ्रंट साइड ऑफ अवर फेस। नाउ व्हाट हैपन्स कि ये जितनी भी आर्टरीज हैं ये सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से और छोटी छोटी में डिवाइड होती चली जाती हैं और बहुत छोटी छोटी डिवाइड होके ये हमारे यहाँ पे जो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है इनको ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं हमारी आर्टरीज। अब अगर क्या हो कि किसी भी तरह से ये ब्लड फ्लो इन न्यूरॉन्स तक रुक जाए तो हमारा ब्रेन मर जाएगा। अब ये रुकेगा कैसे इसमें स्ट्रोक में, यही आता है कि इसके पहले 2 रीजंस होते हैं, मतलब नॉर्मली 2 केसेस देखे गए हैं, एक तो हेमोरेजिक स्ट्रोक और एक इश्चेमिक स्ट्रोक। नाउ पहले हम बात करेंगे हेमोरेजिक स्ट्रोक की। ये लेस कॉमन है एज़ कम्पेयर टू इश्चेमिक स्ट्रोक। अब हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है कि जब हमारी आर्टरी कोई फट जाए या वो लीक होने लगे तो उसकी वजह से हेमोरेजिक स्ट्रोक होगा कि वहीं पे ब्लड मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी इंसान को और उसकी वजह से फिर उसकी डेथ हो जाएगी, या फिर वही डिसेबिलिटीज़ या फिर अलग अलग पार्ट ब्रेन के डैमेज हो सकते हैं ना। इसके कई सारे तरीके होते हैं कि किस तरीके से हो सकता है। अगर हम देखें कि हेमोरेजिक स्ट्रोक क्यों हो सकता है, जैसे अगर ब्लड प्रेशर हाई है किसी का तब उसकी कैपिलरी या कोई भी मेजर आर्टरी का रप्चर होने की वजह से हो सकता है, या फिर अगर हम ब्लड थिनर्स जो दवाइयाँ आती हैं अगर हम उनको ओवर यूज़ करते हैं तो इस वजह से भी स्ट्रोक की समस्या बढ़ जाती है क्योंकि उसमें भी फिर ब्लड वेसल के फटने का डर है। या फिर अगर प्रोटीन कोई भी हमारी वेसल में डिपॉजिट होने लगता है तो वो हमारी ब्लड वेसल की वॉल्स को वीक कर देता है जिस वजह से ब्लड वेसल रप्चर हो सकती है। या फिर ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं कि किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई पर्टिकुलर आर्टरी डैमेज हो गई तो उस वजह से उसके स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ जाएगी बिकॉज हेमरेज वहाँ पे हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इश्चेमिक स्ट्रोक कि व्हाट इज इश्चेमिक स्ट्रोक। इसमें क्या होता है कि ब्लड हमारा कैसे नहीं पहुँचता ब्रेन तक कि उसके जो रास्ते में कुछ ना कुछ अड़ जाता है विच वी कॉल क्लॉट। तो उसकी वजह से उस क्लॉट की वजह से वहाँ की ब्लड सप्लाई रुक जाती है। जैसे कि अगर एक पाइप है और पाइप से पानी जा रहा है, अगर पाइप क्लियर है तो पानी एकदम क्लियरली उसमें से एकदम फास्टली फ्लो हो जाएगा, लेकिन अगर पाइप में हमने कहीं आधी जगह कुछ स्टोन लगा दिया या फिर वो पूरा ही ब्लॉक हो गया तो पानी उससे आगे या तो जा नहीं पाएगा अगर पूरा ब्लॉक है, या फिर अगर आधा ब्लॉक है तो बहुत प्रेशर से जाएगा और हमारा जो प्रॉपर अमाउंट में पानी जा भी नहीं पाएगा। तो यही हमारा इश्चेमिक स्ट्रोक में होता है। अब ये
हो की बात कि बनते कैसे हैं इस्केमिक स्ट्रोक में, हमारे क्लॉट कैसे बनते हैं। जैसे अगर हमारी हार्ट रिदम में कुछ चेंज आ जाता है तो हमारी अपर चैम्बर ऑफ हार्ट में ये कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मली नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रुक जाता है, मतलब कम हो जाता है हमारा स्लो डाउन। उसके स्लो डाउन होने की वजह से जितने भी हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, WBCs के होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं और फाइब्रिन्स होते हैं, वो सब एक साथ स्टिक कर लेते हैं ऐसे चिपक के, और वो एक क्लॉट बना देते हैं। नाउ अब वो क्लॉट बन गया, इट टुक जस्ट mere seconds फॉर द बॉडी टू मेक इट। अब वो जब बन जाता है तो वो हमारी बॉडी में अलॉन्ग विद ब्लड फ्लो करेगा, वो फ्लो कर रहा है सारी बॉडी में। तो अब जब ऊपर जाएगा और अगर वहाँ पर किसी तरह से कि वो आर्टरी पतली है और वो उस आर्टरी से पास थ्रू नहीं हो पाता, तब वहाँ पे वो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम कर देगा। अब यहाँ ब्लॉकेज होगा तो जैसे किसी पर्टिकुलर ब्रेन के एरिया पे ब्लॉकेज हो जाएगा वहाँ पे ब्लड का, उसके ब्लॉकेज होने के बाद वो एरिया धीरे धीरे डेड होने लगेगा और उसके स्ट्रोक के सिम्टम्स आने लगेंगे और वो परमानेंट डैमेज तक कर सकता है, इवन इट कैन कॉज डेथ। नाउ अगर वो क्लॉट वहाँ से निकल पाता है दैट इज़ वेल एंड गुड, और अगर वो नहीं निकल पाता तो वो वहीं पे रुक जाता है। उसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई हमारी कम हो जाती है ब्रेन की और हमारे सेल्स धीरे धीरे मरने लगते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ब्रेन में, हमें क्यों नहीं पता लगता कि ये इट मे बी स्ट्रोक, बिकॉज ब्रेन के पास पेन रिसेप्टर्स नहीं होते, तो हमें ब्लॉकेज की वजह से कोई पेन फील नहीं होता। लेकिन ये जो है हमें, जैसे हमारा ऑक्सीजन की सप्लाई स्लो डाउन होगी तो इस वजह से हमारी ब्रेन फंक्शनिंग में डिफरेंस आ जाता है, कि जैसे वो डिफरेंसेस ऐसे होते हैं कि हम उन्हें देख सकते हैं। जैसे कि अगर कोई एरिया, मतलब जहाँ पे वो क्लॉट रुका है, वो एरिया हमारा स्पीच के लिए वो करता है, स्पीच हमारी उसकी वजह से कंट्रोल होती है, तो हम देख सकते हैं कि वो इंसान धीरे धीरे अजीब तरीके से बोलने लगेगा, हकला के बोलेगा या फिर उससे बोला नहीं जाएगा। दैट मे बी अ साइन ऑफ स्ट्रोक, कि अगर आपके उस एरिया में उसने क्लॉट जम गया और उस एरिया को सप्लाई नहीं मिल पा रही तो वहाँ पे वो उसके सिम्टम्स इस तरीके से शो होंगे। और अगर हमारे स्ट्रोक मतलब कहाँ पे हुआ, जहाँ पे वो कंट्रोल एरिया जो है हमारा, जो जितने भी मूवमेंट्स कंट्रोल करता है, तो उसकी वजह से कि हमारी वीकनेस आने लगेगी बॉडी में। अगर हम खड़े हैं तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे, हमारे जो मूवमेंट्स होंगे वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे प्रॉपर। ऐसे केसेस में बॉडी इसे मतलब जैसे वहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक गया या कम हो गया, उसे बॉडी तुरंत कंपनसेट करती है। कैसे? वो तुरंत ब्लड फ्लो सारा वहीं पे पहुँचाती है, लेकिन इससे भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ पाता अगर क्लॉट बीच में फंसा हुआ है तो। अब धीरे धीरे O2 की जो सप्लाई है वो कम होती जा रही है बॉडी में, ब्रेन तक उस वाले पार्ट में, और वो धीरे धीरे मरने लगता है, जिसकी वजह से पर्टिकुलर जो पार्ट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं ब्रेन के, और वो हमारी बॉडी पर भी सीवियर परमानेंट डैमेज कर सकता है। इस ऐसी कंडीशंस में हमें जितनी जल्दी मेडिकल केयर मिल सके मिलनी चाहिए। अब इनमें मेडिकल केयर में डॉक्टर्स क्या क्या देते हैं, एक तो होता है इंट्रावीनस मेडिकेशन, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एक यूज़ की जाती है दवाई। ये जो एक्टिवेटर होते हैं ये हमारा जो क्लॉट जो भी बना है ब्लड का बॉडी के अंदर, ये उसको तोड़ने लगते हैं और धीरे धीरे टूट के वो आर्टरी से बाहर आ जाता है और ब्लड के साथ अगेन फ्लो करने लगता है। नाउ अब इससे क्या होता है कि हमारे स्ट्रोक में सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं और जो भी परमानेंट डैमेज होने वाला होता वो बच जाते हैं हम उससे। लेकिन अगर किसी सर्टेन मेडिकल कंडीशंस की वजह से हम प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटेड नहीं दे पाते तो उसके बाद या तो कि कोई सर्टेन मेडिकेशन कंडीशन हो, हमारी मेडिकल कंडीशन, या फिर क्लॉट इतना बड़ा हो कि वो नहीं टूट सकता उससे हमारी दवाई से, तो हम डिफरेंट अलग अलग तरीके के और मेथड्स यूज़ करते हैं। जैसे सेकेंड मेथड है हमारा एंडोवेस्कुलर थ्रोम्बेक्टोमी। इसमें क्या होता है, एंडोवेस्कुलर मतलब वेसल के अंदर जाकर, इसमें पहले वो देखते हैं कि हमारा क्लॉट है कहाँ पे, तो उसके लिए वो फ्लोरेसेंट डाई का यूज़ करते हैं बॉडी में और वो हमारी ब्लड वेसल्स में उसे फ्लो कराते हैं, जिसकी वजह से जब वो एक्सरे लेते हैं तो ब्लड क्लॉट जहाँ पे वो क्लॉट है हमें उससे पता लग जाता है एक्सरे में कि क्लॉट हमारे यहाँ पे फंसा हुआ है। जब वो क्लॉट ढूंढ लेते हैं तो उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं वो प्रॉपर एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं, जिसे कैथेटर बोलते हैं, बॉडी के अंदर किसी मेजर आर्टरी से। जैसे अगर लेग में कोई फीमोरल आर्टरी में उन्होंने वो इंसर्ट कर दिया अंदर हमारी कैथेटर। अब वो कैथेटर को पूरा ब्लॉकेज एरिया तक लेके जाएंगे, वहाँ पे ले जाके उसमें रिट्रीवर डालते हैं एक कैथेटर के अंदर। इट्स लाइक उससे कैथेटर से वो पतला होगा और उसमें आगे उसके पार्ट्स होते हैं 3-4 पार्ट्स,
और वो ऐसे खुल जाता है रिट्रीवर, और वो खुल के इट ग्रैब्स द क्लॉट, वो क्लॉट को ग्रैब कर लेता है अपने अंदर, एंड देन दे पुल आउट द कैथेटर अलॉन्ग विद द रिट्रीवर, जिसकी वजह से वो क्लॉट भी उसके साथ बाहर आ जाता है। अब क्लॉट के बाहर आने के बाद हमारी बॉडी फिर नॉर्मली फंक्शन करने लगती है। अब लेकिन ये क्या है, ये जो दोनों ट्रीटमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू कि कंडीशन क्या है पेशेंट की उसके ऊपर किए जाते हैं, और ये ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिए जाते हैं, क्योंकि अगर ब्रेन का एक बार पार्ट डेड हो गया इट कैंट बी रिवाइव्ड एनीमोर, वो जो ख़त्म हो गया तो फिर वो ख़त्म ही हो जाता है। इसी वजह से इतने परमानेंट डैमेजेस कई बार हो जाते हैं स्ट्रोक की वजह से। नाउ हाउ डू वी सी कि मतलब द पर्सन इज़ हैविंग अ स्ट्रोक अटैक, दिस इज यहाँ पे ये टेस्ट होता है फास्ट टेस्ट। फास्ट में एफ होता है फेशियल ड्रॉपिंग, कि टेल द पर्सन टू स्माइल और स्पीक, अगर उसकी फेशियल वहाँ से मतलब मसल्स उसकी ड्रॉप हो रही हैं दैट मे बी द साइन ऑफ स्ट्रोक। देन ए फॉर आर्म वीकनेस, कि जो दोनों आर्म्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता और साथ में आर्म की मसल्स वीक हो जाती हैं। तो इन दिस केस टेल द पेशेंट और द पर्सन हु माइट बी हैविंग स्ट्रोक टू रेज द आर्म्स और टू मूव द आर्म्स अराउंड। अगर वो नहीं कर पाते आराम से और उनको प्रॉब्लम हो रही है तो दैट मे बी अ साइन ऑफ स्ट्रोक एज वेल। नाउ इन द फास्ट एस स्टेप फॉर स्पीच, कि लेट द टेल द पर्सन टू टॉक। If the person is not able to talk properly, it may be a sign of stroke as well. And T means time here, कि get the medical care to the patient and as soon as possible, because it will prevent the patient from permanent medical damages. So I hope you guys understood something from the video. I hope you liked it. Please don't forget to like, share, subscribe and comment. I'll see you in the next video soon. Thank you for watching.